तो दूसरा जो क्लास हमारा है वो है हमारे Y86 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के सिर्फ इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में, कि इसमें क्यों कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें। तो मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देखी है तो आप 1 मिनट आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखे थे ये चीज़ें हमने देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि Y86 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या है, इसमें वाई का क्या मतलब है। ये येल यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। दिस इज़ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ IA32। एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसका मकसद कोई एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करना हमारा नहीं था। इसके अलावा हमने कहा था कि ये क्या होता है, 64 बिट का होता है। फिर हमने प्रोग्रामर विजिबल स्टेट को देखा था कि क्या क्या चीज़ें प्रोग्रामर को विजिबल होती हैं, किन किन की चीज़ों के साथ आपका प्रोग्रामर इंटरेक्ट कर सकता है इस आर्किटेक्चर में। तो इसमें हमने कहा था कि आपके पास आपके प्रोग्राम रजिस्टर्स होते हैं, अराउंड 15 रजिस्टर्स आपके पास थे, जिनमें से 8 जो थे वो स्पेशल पर्पस थे, और आपके पास 7 आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स है जिनको आप जनरली यूज़ कर सकते हो। फिर आपके पास CC होता है या कंडीशन कोड, जिसमें आपके पास ज़ीरो फ्लैग, आपका साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग होता है। इसके अलावा जितने भी फ्लैग्स हैं वो आपके स्टेट या प्रोग्राम स्टेटस में होते हैं। PC आपका वही PC है जिसके अंदर आपका इंस्ट्रक्शन का कोई एड्रेस होता है विच इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। DMEM क्या है, आपका डेटा मेमोरी है जिसके अंदर आपके सारे ऑपरेंड्स यहाँ पे स्टोर्ड हुए होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि Y86 का इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इफ़ यू इम्प्लीमेंट दिस आर्किटेक्चर। अच्छा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे Y86 में इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। X86 में उल्टा था। यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट में जो हम डालते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़, चाहे हमने वेरिएबल डाला है, यहाँ पे कोई हमने रजिस्टर रखा है, तो वो क्या होगा, सोर्स होगा। डेस्टिनेशन अल्टीमेटली कौन होता है, राइट वाला। लेट से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐड, और मैं यहाँ पे लेट से R8 और R9 को अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो इन दोनों का रिज़ल्ट सम होने के बाद R9 के अंदर आके सेव हो रहा है। तो ये क्या है, आपका डेस्टिनेशन है। अच्छा, तो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं उसको देखते हैं। आपके पास सबसे पहली जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके पास हैं, ये क्या है, मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस है। आपके पास 1 2 3 4 5 मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस है। सी मूव जो है इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहली जो मूव है वो क्या है, RR मूव क्यू। अब आप कहोगे कि RR मूव क्यू ये कहाँ से आ गई है। लास्ट में जो क्यू है ये वही क्वाड है, जिसका मतलब है 64 बिट वाला। अगर आप लोगों ने X86 या IA32 का असेंबली लैंग्वेज पढ़ा है तो आपके पास उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते थे। DB जो था सबसे बेसिक था 8 बाइट का, उनमें GQ जो था वो 64 बाइट का डेटा स्टोर कर सकता था। इसलिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि Y86 जो है वो 64 बिट का आर्किटेक्चर है, तो हम हमेशा इसके इंस्ट्रक्शंस के साथ क्या लगा देते हैं, क्यू लगा देते हैं। मतलब ये क्वाड या 64 बिट के डेटा के साथ एट ए टाइम डील कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है, डबल R है। पहला R का मतलब है रजिस्टर, दूसरे R का भी मतलब है रजिस्टर। अगर आप किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर डेटा मूव कराना चाहते हो तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ RR मूव क्यों, और लेट से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ RAX और लेट से BX। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, असल में अपने एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर जो डेटा है उसको मैं मूव करा रहा हूँ टू माई बेस रजिस्टर। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रजिस्टर टू रजिस्टर मूवमेंट। तो इसके लिए हम RR मूव क्यू का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैंने इमीडिएट मूव क्यू करना है, अगर मैंने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ करना है, इसी काम को मैं किस तरह से कर सकता हूँ, RR मूव क्यू। लेट से मेरे पास कोई वैल्यू है और मैं उसको पहुँचाना चाहता हूँ RAX के अंदर, तो अब मैं क्या करूँगा, इमीडिएट ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ। तो इसमें मैं RR यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे IR यूज़ करूँगा। इसी तरह आपके पास MR है। MR का मतलब क्या है, आप किसी मेमोरी टू रजिस्टर करना चाहते हो, किसी मेमोरी के अंदर से आप रजिस्टर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कराना चाहते हो तो आप MR लिखोगे। अब RM लिखोगे जब आप रजिस्टर से मेमोरी में करना चाहते हो। अगर आप किसी कंडीशन के बेस पे मूवमेंट करना चाहते हो, कोई कंडीशन लगा के उस कंडीशन के बेस पे अगर मूवमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आप C मूव क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, इसके बारे में अगर आपको मज़ीद नॉलेज की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दें, इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करके इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास हैं वो हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस।
तो देखें ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ IA32 है, तो उसके सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नहीं है, बहुत गिने चुने इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे चूज़ किया गया है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सिर्फ 4 है। एक आपके पास एडिशन वाला है, एक आपके पास सब्ट्रैक्शन। अगेन एडिशन भी आप 64 बिट के डेटा को कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी आप 64 बिट के डेटा को कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्पेशल जनरल पर्पस रजिस्टर्स लिए हैं, R8 और R9, ऊपर आप लोगों ने रजिस्टर सेट में देखा होगा। इससे क्या होगा, इन दोनों को ऐड किया जाएगा और रिज़ल्ट हमेशा आके राइट वाले में स्टोर होगा, बिकॉज दिस वन इज़ दी डेस्टिनेशन, ये बात याद रखें। तो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन करते हुए वक्त क्या होगा, R9 को R8 से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और रिज़ल्ट ला के R9 के अंदर छोड़ा जाएगा, बिकॉज दिस इज़ दी डेस्टिनेशन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह यहाँ पे कैपेबल नहीं है Y86 उनको करने का। यहाँ पे आपके पास एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। दोनों केसेस में रिजल्ट्स क्या होंगे, राइट वाले जो रजिस्टर्स हैं इनमें स्टोर हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्टर्स को ही सम अप करें, आप किसी वेरिएबल को किसी रजिस्टर के साथ सम कर सकते हो। आप इमीडिएट भी कोई सम कर सकते हो इमीडिएट मोड पे, लेट से R9 + 2, तो ये इमीडिएट मोड है, सम आके वापस R9 के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। बट एक बात याद रखें कि इसमें बस आपके पास 4 अवेलेबल अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरे आपके पास इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास जंप इंस्ट्रक्शंस हैं। ये वही IA32 और x86 में मौजूद थे, अगर आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले आपके पास अनकंडीशनल के लिए आपके पास JMP होता था, ये अनकंडीशनली जंप करता था। आप इसको कोई लेबल देते थे तो वो क्या करता था, उस लेबल की तरफ जंप करता था बगैर किसी कंडीशन के। उसके अलावा आपके पास था जंप इक्वल्स टू, ये भी जंप करता था, बट व्हेन जब आप कंपेयर परफॉर्म करते थे किसी दो चीज़ों का, उसके बाद अगर वो दो चीज़ें इक्वल होती थी तो उस केस में ये जंप परफॉर्म करता था। अगर हम JNE यूज़ करें, जंप इफ़ नॉट इक्वल्स, तो वो क्या परफॉर्म करता था, कब जंप करता था, जब ये दो वैल्यूज़ डिफरेंट हो। इसके अलावा फिर आपके पास जंप ग्रेटर, अगर इनमें से एक ग्रेटर, ये लेफ़्ट वाली ग्रेटर हो तो फिर ये जंप करेगी, अगर ना हो तो सॉरी ग्रेटर और इक्वल हो तो ये जंप करेगा, लेफ़्ट हो तो ये जंप करेगा, सॉरी लेस हो तो ये जंप करेगा, लेस और इक्वल होगा तो ये वाला भी जंप कर सकता है। तो ये वही 6 और 7 आपके पास इंस्ट्रक्शंस है जंप इंस्ट्रक्शंस के। IA32 और x86 में बहुत ज़्यादा हैं जंप इंस्ट्रक्शन, बट क्योंकि ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका, तो इसमें उसका एक सबसेट रखा गया है। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। तो ये आपके पास क्या हैं, आपके जंप इंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा अगर आप अपने स्टैक को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास पुश क्यू और पॉप क्यू भी मौजूद है। आप पुश क्यू करते हो तो आपके यहाँ पे जो डेटा होता है वो चला जाता है आपके स्टैक के अंदर। इसी तरह पॉप क्यू करते हो तो वहाँ से डेटा उठ के कहाँ पे आ जाता है, आपके इस रजिस्टर के अंदर आ जाता है पॉप होके। तो मीन वाइल वही स्टैक पॉइंटर यहाँ पे भी रहता है जो पॉइंट कर रहा होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्टैक। तो इसकी जगह आप कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका कोई रजिस्टर ही हो। आप डायरेक्टली इस स्टैक के अंदर से अपने मेमोरी में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, इफ़ यू डिफाइन ए वेरिएबल हियर। सो ये भी उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह वहाँ पे काम करते थे। फिर आपके पास सब रूटीन है। सब रूटीन वही आपके प्रोसीजर्स हैं जिनको हमने वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज x86 में प्रोसीजर कहा था, उनको हम सब रूटीन भी कह सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा प्रोसीजर या सब रूटीन बनाना चाहते हो तो जिस तरह वहाँ पे हमने कॉल करना था, लेट से वहाँ पे अगर मेरे पास ये मेन प्रोसीजर था और लेट से यहाँ पे मेन एंड हो रहा है, और लेट से मैं एक दूसरा कोई बनाता हूँ, लेट से मैं न्यू प्रोसीजर बनाता हूँ या सब रूटीन बनाता हूँ और न्यू को यहाँ पे एंड करता हूँ, तो इस केस में क्या है, अगर मैं कंट्रोल यहाँ से यहाँ भिजवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता था कॉल डेस्टिनेशन, जो क्या है अभी मेरे केस में न्यू है। कॉल न्यू करता हूँ तो कंट्रोल वहाँ से यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे कुछ कोड लिखने के बाद यहाँ पे अगर रिटर्न लिख लेता हूँ या RET लिख लेता हूँ तो कंट्रोल वापस यहाँ पे चली जाती थी। तो यही काम है इन दोनों का, वहाँ पे भी यही काम था, यहाँ पे भी कंट्रोल को जंप करवाना, सिंपली सेंड करवाना और रिटर्न करवाना, वही काम है। इसके अलावा दो और आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। एक NOP इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि आपने कुछ नहीं करना है। ऐसे कि CPU को अगर आप बताना चाहते हो कि डू नथिंग,
आप इसको ये सेंड कर सकते हो, या करंटली जो चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या करंटली जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हो उसको अगर आपने इसकी रनिंग स्टॉप करवानी है या हाल्ट करवानी है तो आप ये इंस्ट्रक्शन भी पास कर सकते हो। तो इन दोनों के लिए कोई ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ऑपरेंड आपने इसके सामने लिखना नहीं होता है, बस इनको ऐसे ही लिखें जिस तरह आपने कॉल और रिटर्न को लिखा था, तो इनके भी करस्पॉन्डिंग जो टास्क हैं वो परफॉर्म हो जाएंगे। सो ये क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन सेट है किसका, y86 का। सो आई होप आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन सेट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिक्वेंशियल y86 इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कि वो क्या होती है और क्यों यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये एक छोटा सा लिमिटेड y86 का इंस्ट्रक्शन सेट है, बहुत कम इंस्ट्रक्शन इसके अंदर मौजूद हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा, यही सारे इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, यही सारे इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसलिए इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सिंपली इसको हम पढ़ते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि स्टूडेंट्स को हम आर्किटेक्चर के बारे में समझा सकें। सो अगर इसमें कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू।